स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिमांड एंड इट्स फंक्शंस को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स अदर थिंग्स, ध्यान दीजिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस with decrease in on price of a commodity। क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करती है अगर उस कमोडिटी की प्राइस फॉल कर जाती है। अदर थिंग्स कौन सी हैं जो हमने डिमांड फंक्शन में स्टडी किए थे? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम इफेक्ट, एक्सपेक्टेशंस जैसे, ठीक है, ये है अदर थिंग्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, गुड्स रिलेटेड गुड्स का इफेक्ट, ये अदर थिंग्स है, उनका कोई इफेक्ट नहीं है। ओनली किसका इफेक्ट है? ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। ओनली कमोडिटी की अपनी प्राइस का ही इफेक्ट है, बाकी चीजों का इफेक्ट नहीं है। अदर थिंग्स क्लियर? इनकम, सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, इन चीजों का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसका फर्क पड़ेगा? क्वांटिटी डिमांडेड पे ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की अपनी प्राइस का पड़ेगा। वाइस वर्सा मींस अगर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर जाएगी, अगर प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है इनमें? इनवर्स, ऑपोजिट रिलेशन चलता है। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है, एक दूसरी बढ़ती है तो पहले वाली घट जाती है। जैसे डिमांड शेड्यूल हमने पहले भी बनाया था, प्राइस 10 पे 100 यूनिट्स की डिमांड है। जैसे जैसे प्राइस फॉल कर रही है, यूनिट्स एक्सटेंड होती जाती है, यूनिट्स बढ़ती जाती है। जैसे पहले प्राइस ओपी थी, पहले प्राइस क्या थी? ओपी, तो डिमांड क्या थी? ओपी। जैसे प्राइस फॉल कर गई यहां से ओपी 1 पे, तो डिमांड कहां पे राइज कर गई? OQ से OQ1। जो अदर थिंग्स हैं, ये इसकी assumptions भी है, आप इनको assumptions में भी लिख सकते हो। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम इफेक्ट, देयर इज नो इनकम इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन इन नियर फ्यूचर। ये assumptions में भी अदर थिंग्स को आप लिख सकते हो। नाउ व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? कहते हैं डिमांड कर स्लोप्स डाउनवर्ड ही क्यों रहती है? यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? एज कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप एक कमोडिटी की कंजम्पशन बार बार यूज करते जाते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो जो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जैसे जैसे हम उसको कंज्यूम करते रहते हैं, उससे हमें सेटिस्फेक्शन भी कम होती जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको चाय पीने की इच्छा, फर्स्ट कप से तो आपकी इच्छा कंप्लीट होगी, आपको पूरी सेटिस्फेक्शन मिली। इतने में आपने एक पड़ोसी आ गई, उसके साथ आपने एक कप शेयर किया, तो आपको जितना पहले अच्छा लगा था चाय, उतनी अच्छी नहीं लगी। फिर आपने एक कप ले लिया, इतने में आपके एक रिलेटिव्स आ गए, आपको उसके साथ भी एक कप चाय शेयर करनी पड़ी। तो आप देखोगे तीनों कप जो पहले सेटिस्फेक्शन जा रही थी, दूसरा थोड़ा फिर पी लिया, तीसरे में आपको बहुत अच्छी नहीं लगी। तो इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे जैसे उसको आप आगे आगे कंज्यूम करते जाओगे, उससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो भी कम होती जाएगी। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट देखिए यहाँ पे ध्यान से, विद द फॉल इन ऑन प्राइस, अगर एक कमोडिटी की प्राइस में फॉल होता है, रियल इनकम इंक्रीजेस। एक्चुअल इनकम में कोई चेंज नहीं आया, एक्चुअल तो जो आप अर्न कर रहे हो वही अर्न कर रहे हो। रियल इनकम क्या होती है? जैसे पहले आप 10 रुपीज में परचेज करते थे, आप 9 में आप उससे ज्यादा यूनिट्स पर, लेकिन आपके यहाँ पे कितनी सेविंग हो गई? 1 रुपी। 1 रुपी क्या होगी? सेव। दिस इज योर रियल इनकम। आपकी पॉकेट से तो 1 रुपया कम खर्च हुआ ना, सो इसे हम क्या कहते हैं? रियल इनकम।
इनकम इंक्रीजेस, जब आपकी पॉकेट में से उसी क्वांटिटी के लिए पैसे कम जाते हैं, सो द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीजेस, तो हम उस पैसे, जो बचे हुए पैसे से और भी चीजें खरीद सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपने पहले भी पढ़ा है स्टूडेंट्स। व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स, यहाँ पे गुड्स दो गुड्स लिए मैंने, मान लीजिए एक्स और वाई आपस में सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, अगर एक कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है, इट बिकम चीपर, वो दूसरी से चीपर हो गई, उससे कम प्राइस की हो गई, तो नेचुरली उस लोग क्या करेंगे, वाई की जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स को, क्योंकि एक्स की प्राइस कम हो गई है, तो उसकी प्राइस कम होने से वो सस्ती हो गई है, सस्ती होने से उस वाई की जगह हम किसको लेना शुरू कर देंगे ज्यादा, एक्स को। सो एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वाई, तो एक्स को वाई के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। एंड डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज, तो डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है साइज ऑफ कंज्यूमर गुड। कहते हैं जब आपकी ये कमोडिटी की प्राइस फॉल कर जाती है तो कंज्यूमर ग्रुप का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि जिन लोगों की पहुंच में वो कमोडिटी परचेज करना नहीं होता है तो वो भी खरीदने लगते हैं, इससे आपका साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बढ़ जाता है। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप क्या है, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, जब एक कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है, मैनी मोर बायर्स कैन परचेज, और भी लोग परचेज कर सकते हैं। सो डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीज, उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। कहते हैं अगर एक गुड की कई यूजेस हैं, ए गुड में हैव सेवरल यूजेस, एक गुड की एक से ज्यादा यूजेस है। लेट्स टेक एग्जांपल मिल्क। मिल्क इज यूज्ड फॉर चीज, कर्ड, बटर। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूसेस, अगर मिल्क की प्राइस कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम उसके सेवरल यूजेस ले लेंगे, एक से ज्यादा यूजेस करने शुरू कर देंगे। अगर उसकी प्राइस ज्यादा आएगी तो हम सबसे पहले जो जरूरी है उसके लिए इसको यूज करेंगे। सो इट विल बी पुट टू डिफरेंट यूजेस, सो डिमांड फॉर मिल्क एक्सपेंड, तो मिल्क की डिमांड बढ़ जाए। लाफ डिमांड में तो हमने देखा था प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई होता। देयर आर सम कमोडिटीज whose demand expands when their prices rises, जब उनकी प्राइसेस क्या करती हैं, बढ़ जाती हैं। ऑपोजिट चल रहा है ना लॉ ऑफ डिमांड से, डिमांड क्या करती है, एक्सपेंड, कब, जब उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट्स देयर प्राइसेस फॉल, कम हो जाती है अगर उनकी प्राइसेस कम हो जाती है। इन सच ए सिचुएशन लॉ द डिमांड कर्व स्लॉप्स डाउनवर्ड की जगह क्या होगी, अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वैसे डिमांड कर्व हमारी स्लॉप्स डाउनवर्ड है, तो जरा एक्सेप्शंस में क्या होगी, अपवर्ड, from left to right. Now there are 3 points. Article of distinction. These articles are demanded only because their prices are very high. यह वह आर्टिकल्स हैं, इनको इसीलिए डिमांड किया जाता है क्योंकि उनकी प्राइसेस हाई है। If their prices fall, they will no longer be considered as articles of डिस्टिंक्शन। अगर उनकी प्राइसेस फॉल कर जाती है तो उनको हम आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस नहीं कहेंगे। ध्यान से सुनिए, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस क्या है, वो आर्टिकल्स आर डिमांडेड ओनली क्योंकि उनकी प्राइसेस ज्यादा होगी। अगर उनकी प्राइसेस कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड फॉल कर जाएगी। जैसे विंटेज कार्स, प्रीशियस डायमंड्स एक्सेट्रा, ये सभी डिमांडेड हैं नीचे सेक्शंस द्वारा अगर क्योंकि उनकी प्राइसेस हाई होती है। गिवन गुड्स, गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स। गिवन गुड्स हम किनको बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। इट हैज हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट,
इनके ऊपर इनका इफेक्ट नेगेटिव होता है। हमने ये पहले भी स्टडी किया है कि इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट व्हेन प्राइसेस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स, अगर इनकी प्राइस भी फॉल कर जाती है तब भी इनकी डिमांड क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है। सो इट इज आल्सो, इनको गिफन पैराडॉक्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, गिफन पैराडॉक्स। इंफीरियर गुड्स को क्या कहते हैं, गिफन पैराडॉक्स। जब इनकी प्राइसेस फॉल कर जाती हैं तो इनकी डिमांड भी फॉल कर जाती है। इरैशनल जजमेंट, इरैशनल जजमेंट जब हमारी किसी चीज को लेके एक गलत जजमेंट बन जाता है। लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। When consumer judge the quantity of a commodity by its price, अगर कंज्यूमर प्राइस को ही लेके उसकी क्वांटिटी को ही जजमेंट करता रहेगा, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। There is a huge difference between the organic and non-organic products. आपको पता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ पे उनकी प्राइस में ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्राइस की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। That richer sections of the society consider organic products of very high quality. जो हमारा रिचर सेक्शंस है, क्योंकि इनकी प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी वो उसको, क्योंकि उनमें क्वालिटी ज़्यादा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड और मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के साथ क्या मूवमेंट है एंड शिफ्ट इन डिमांड। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड। फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंजेस है, डिमांड कर्व की मूवमेंट में क्या चेंजेस है, क्यों आता है, व्हेन ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में कब चेंज आता है, जब उसकी प्राइस में चेंज हो जाता है। क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड चेंज, इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी। स्टूडेंट्स अगेन लिसन, व्हेन ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, जब कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स। क्या आता है, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस, अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है। गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, अगर उसकी प्राइस फॉल कर जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आपने देखा जब डिफरेंट हमारे पास कॉम्बिनेशन, हमने कितने चार्ट्स बनाए हैं, डिमांड शेड्यूल बनाए हैं, वहाँ पे हमने डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर क्वांटिटी डिमांड क्या क्या है वो बनाया है ना। देन इट इज एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट पॉइंट्स। हमने एक ही डिमांड करके अलग अलग पॉइंट्स किए थे ना, जैसे 10 पे कितने यूनिट्स की डिमांड है, 8 रुपीज़ पे कितने यूनिट्स की है, 6 रुपीज़ पे कितने यूनिट्स की है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड। हम एक ही डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं ना, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड। सो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड। इट इज आल्सो कॉल्ड द मूवमेंट अलोंग ए डिमांड। इसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड। डिमांड में चेंज आने से डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, चेंजेस टेक्स प्लेस। यहाँ पे चेंजेस किसके कारण है, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस। इसमें ओन प्राइस था, इसमें क्या है, चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन ओन प्राइस। दूसरे फैक्टर्स के कारण जो क्वांटिटी की डिमांड में चेंज आती है, जहां पे प्राइस कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। इसे
इसे हम क्या कहते हैं? डिक्रीज इन डिमांड। When demand rises, अगर डिमांड बढ़ जाती है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड हमारी बढ़ जाती है, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। तो ये क्या है? इंक्रीज इन डिमांड। ध्यान से सुनिए, अगर दूसरे फैक्टर्स के कारण ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर हमारी डिमांड कम हो जाती है, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। इसे हम क्या कहते हैं? डिमांड कम हो गई है, डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ जाती है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जहां पे प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे ऑन प्राइस के कारण चेंजेस थी, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थी, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। सो क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व शोज, अगर डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट्स है तो क्या करेंगे? डिमांड शिफ्ट ऑफ शोज इज डिमांड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व फॉरवर्ड। तो हम इसे क्या कहते हैं? सॉरी सर, इट शोज द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व फॉरवर्ड। तो ये क्या शो करता है कि डिमांड कर्व फॉरवर्ड शो हो रहा है। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है अलोंग द डिमांड कर्व, डाउनवर्ड है, तो क्या करेंगे? इट शोज द शिफ्ट बैकवर्ड ऑफ डिमांड कर्व। तो हम इसे क्या कहते हैं? डिमांड कर्व बैकवर्ड शो करती है, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है। स्टूडेंट्स, इसको मैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको पॉइंट्स माइंड में रहे, आप जल्दी इसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। स्टूडेंट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम फ्लो चार्ट के द्वारा भी स्टडी कर सकते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, फर्स्ट पॉइंट है हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये एक्सटेंड, इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अगर कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज कर जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन इन डिमांड। अगर प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो डिमांड फॉल कर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड है। वहीं पे एक ही में प्राइस 10 थी तो हमने 4 खरीदते थे हम यूनिट्स, 9 हो गई तो हमने 5 यूनिट्स परचेज करना शुरू कर दिए, वो साथ के साथ चल रही। तो ये है मूवमेंट अलोंग द डिमांड। ये देखिए, अगर प्राइस 4 थी तो हम कितने यूनिट्स डिमांड कर रहे थे? 1। अगर प्राइस 3 हो गई तो हमने कितने यूनिट्स डिमांड करने शुरू कर दिए? 2। अगर 2 है तो हमने कितने? 3। 1 पे हमने 4। तो ये साथ की साथ ही चल रही है डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। बट चेंज इन डिमांड ड्यू टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है? जब प्राइस तो कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ड्यू टू अदर फैक्टर्स ऑफ द कमोडिटी, इनकम, रिलेटेड गुड्स, फैशन एंड एक्सपेक्टेशंस, अदर फैक्टर्स। डिक्रीज इन डिमांड तब अगर वो दूसरे फैक्टर्स में कोई चेंजेस आती है, या उसमें डिक्रीज होएगी या इंक्रीज। अगर डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। अगर इंक्रीज कर जाती है तो डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, सॉरी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अदर फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, इनकम, रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को स्टडी करेंगे।